दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद एक बार फिर भाजपा की अगुवाई में केंद्र में एनडीए की सरकार जरूर बन गई है, लेकिन सरकार के बनने के साथ ही यह सवाल भी बना हुआ है कि क्या ये सरकार कितने दिन चलेगी। 30 जुलाई को लोकसभा में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुखिया अखिलेश यादव ने भी दोहराया, ये सरकार चलने वाली नहीं है बल्कि जाने वाली है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर तमाम राजनीतिक विश्लेषक मोदी 3.0 की स्थिरता को लेकर सवाल उठाते रहे। कहते हैं कि क्योंकि भाजपा के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है और एनडीए भी बहुमत से ज़्यादा दूर नहीं है, यानी 272 के आंकड़ों से बहुत आगे नहीं है, इसलिए सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़े होने लाजमी है। दोस्तों, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही चैनल को ज्वाइन करके मेंबर भी बने, जिससे आप हमको कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। अब बढ़ते अपनी आज की खबर की तरफ। सहयोगियों दलों के सामने झुकना है मजबूरी। यह सच भी है कि भाजपा को मोदी सरकार के इस कार्यकाल में गठबंधन के सहयोगी दलों के सामने झुकना होगा, जबकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हालात ऐसे नहीं थे। मौजूदा मोदी सरकार ने जो पहला बजट पेश किया है, उस पर टिप्पणी करते हुए भी कई विशेषज्ञ कह चुके हैं कि यह गठबंधन की मजबूरी के तहत पेश किया गया बजट लगता है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद से ही यह साफ दिख रहा है कि सहयोगियों दलों ने भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश की है, खासकर एनडीए टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार। ऐसा न सिर्फ केंद्र में बल्कि राज्य में भी हो रहा है। ताज़ा उदाहरण कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए उत्तर प्रदेश की सरकार के फैसले का है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट लगाने के लिए कहा तो भाजपा के सहयोगियों दल यानी आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल और जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास ने इसका खुला कर विरोध किया। इससे पहले जेडीयू ने केंद्र सरकार पर द्वारा अग्निवीर योजना की समीक्षा किए जाने की जरूरत बताई थी। मोदी सरकार में मंत्री और लोजपा आर के मुखिया चिराग पासवान ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। वहीं अनुप्रिया पटेल ने भेजा था पत्र। इस पर यूपी में बड़ा बवाल मचा था राजनीति पर। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में शामिल भाजपा के सहयोगियों दल में से एक अपना दल सोनोवाल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने भी एक के बाद एक कई मुद्दों पर पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को मुश्किलों में डाला है। बिहार और आंध्र प्रदेश उनके राज्य को विशेष पैकेज देने की मांग कर रहे थे। उनकी इस मांग की भरपाई बजट में दोनों राज्यों के लिए जबरदस्त आवंटन की घोषणा करके पूरी कर दी गई। ऐसे में जब बीजेपी के पास बहुमत नहीं है और वह सहयोगियों दलों के भरोसे ही अपनी सरकार चलाने को मजबूर है, तो क्या ये सवाल आखिर कितना मजबूर है कि बीजेपी की अगुवाई वाली यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर भी पाएगी? ये कहना दोस्तों उचित होगा कि मोदी जी अपनी दो बैसाखी चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार पर दो बैसाखियों के सारे कितने दिन चल पाएंगे, या ये बैसाखी गिर जाएगी और मोदी जी की सरकार भी गिर जाएगी। विपक्षी नेता बोले गिरेगी यह सरकार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सपा मुखिया अखिलेश यादव कह चुके हैं कि मोदी सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है। आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव भी कह चुके हैं अगस्त में नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कह चुकी हैं कि इंडिया गठबंधन जल्द ही केंद्र में सरकार बनाएगी। वहीं योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी है कि जाने माने चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म में दिए गए अपने हाल के भाषण में मोदी सरकार 3.0 की स्थिरता को लेकर अपनी बात रखी थी। इस संबंध में कुछ भविष्यवाणी की थी। यादव ने इस लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर भी आकलन किया था, जो एकदम सटीक साबित हुआ था। दोस्तों, उन्होंने भविष्यवाणी की कि भाजपा 240 सीटों के आसपास सिमट कर रह जाएगी, और ऐसा हुआ भी। चुनाव नतीजों में ऐसा ही हुआ। योगेंद्र यादव कहते हैं कि भाजपा ने इस चुनाव में 400 पार का नारा जरूर दिया था, लेकिन शायद वह भी जानती थी कि एनडीए को इतनी सीटें नहीं मिलने वाली हैं। हालांकि भाजपा अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं हासिल कर पाई है, लेकिन फिर भी अगर आप सरकार में बाद हुई घटनाओं को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि सरकार ने कुछ नहीं सीखा है अपने चुनावी परिणाम के 2024 के लोकसभा चुनाव से। आगे यादव ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को देखिए, जिस तरह स्पीकर का चुनाव हुआ उसे देखिए, सड़कों पर हो रही लीचिंग, बुलडोजर के इस्तेमाल को देखिए, अरुंधति रॉय से लेकर मेघा पाटेकर के साथ क्या किया जा रहा है इसको भी देखिए।
यादव ने कहा कि सरकार की शक्तियों का पहले से ज़्यादा गलत इस्तेमाल होगा, ऐसे में कुछ तो करना ही पड़ेगा। वह कहते हैं कि विपक्ष को सक्रिय होना होगा क्योंकि आप इस सरकार के गिरने का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा और आपको सड़क पर उतरकर काम करना होगा। यादव ने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में चुनाव आ रहे हैं, यानी हरियाणा झारखंड के मोदी सरकार को हराने के लिए काम करें। जब धीरे धीरे सरकार पर दबाव बढ़ता है तो सहयोगी विद्रोह करने लगते हैं, यानी एनडीए के सहयोगी पार्टनर भी शायद विद्रोह कर सकते हैं। चीज़ें घटने लगती हैं और सरकार चली जाती है। योगेंद्र यादव ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र को फिर से हासिल करने की लड़ाई को सामाजिक एजेंडे के साथ जोड़ना होगा और ऐसा मौका 25-30 साल के सिर्फ एक बार आता है जब आप वास्तव में राजनीतिक और सामाजिक एजेंडों के जोड़ते हैं। आगे यादव ने कहा कि सामाजिक एजेंडे ने साफ उनका मतलब है कि आर्थिक मोर्चा भाजपा से मुकाबला करने का तरीका यह है कि गरीबों का और सबसे निचले पायदान पर रह रहे लोगों का गठबंधन बनाना होगा। दिल्ली कूच की तैयारी में है किसान। मोदी सरकार की मुसीबतों में इजाफा करने के लिए किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करने की तैयारियों में है। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार ने एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी बनाने का वादा किया था, लेकिन उसने अपना वादा नहीं निभाया है अभी तक। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने 6 महीने तक का राशन पानी लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी कर ली है। पंजाब और हरियाणा से इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान शामिल हो सकते हैं। इससे पहले भी 2020 में जब कृषि कानून को लेकर आंदोलन हुआ था तो पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसानों ने सिंधु टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाल दिया था। तब सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। दोस्तों, क्या इस किसान आंदोलन के हरियाणा के 2025 में जो चुनाव होने हैं, क्या उसमें कुछ असर पड़ेगा? हमें तो लगता है कि असर बहुत बड़ा पड़ेगा, लेकिन आपको इस पर क्या लगता है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चुनावी राज्यों में फंस सकती है भाजपा। आने वाले 4 महीनों के भीतर हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन राज्यों में भाजपा के लिए हालात ठीक नहीं दिखाई देते हैं। किसानों ने अगर दिल्ली की ओर कदम उठाए तो इससे चुनावी राज्य हरियाणा में भाजपा की मुश्किलें ज़रूर बढ़ेंगी। पंजाब के साथ ही हरियाणा में भी किसान राजनीति बहुत ताकतवर है। अगर किसान उग्र हुआ तो भाजपा के लिए हरियाणा की सत्ता में वापसी कर पाना आसान नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में किसान भाजपा के उम्मीदवारों का पुरजोर विरोध कर अपनी ताकत दोस्तों पहले ही दिखा चुके हैं। एनसीपी से गठबंधन तोड़ने को लेकर बन रहा है एनडीए सरकार पर या भाजपा पर दबाव। एक और चुनावी राज्य महाराष्ट्र में भी भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोकसभा चुनाव में यहाँ पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा और इस चुनाव में भाजपा इस बात को लेकर दबाव में है। इसे विधानसभा चुनाव के पहले अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के साथ गठबंधन तोड़ देना चाहिए। चुनावी राज्य झारखंड में भाजपा को लोकसभा चुनाव में आदिवासी मतदाताओं की नाराजगी का सामना भी करना पड़ा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आने के बाद पूरी सक्रियता के साथ भाजपा को घेर रहे हैं। ऐसे में भाजपा के लिए ज़रूरी है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में कम से कम सरकार बनाने लायक सीटें के साथ जीत हासिल करे। ऐसा नहीं होने पर सहयोगियों दलों का तो उस पर दबाव बढ़ ही जाएगा। पार्टी के अंदर भी विरोधी का सुर तेज हो सकते हैं। इसका असर केंद्र सरकार की स्थिरता पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की राजनीतिक चर्चाओं पर भाग लेने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे कुछ और अन्य खबरों के साथ। अभी के लिए आप हमें इजाज़त दें। जय हिंद।